नमस्कार, मैं हूं योजना ठाकुर। सीजी स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कैंसर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों में तेजी से फैल रहा है और ये मंथ कैंसर अवेयरनेस का भी है। तो प्रस्तुत है इसी विषय में एक चर्चा एमएमआई की सीनियर ऑन्को सर्जन डॉक्टर मऊ से हौसला फाउंडेशन की डायरेक्टर मौसमी विश्वास की एक बातचीत। गुड मॉर्निंग। मैं इस समय एमएमआई में हूँ, हौसला फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर मौसमी विश्वास। आज हम डॉक्टर मऊ जो सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एमएमआई में, और आज आई नो शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर। मैम, आज हम आपके विषय हम कैंसर के विषय में हम जानना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर। तो उसके बारे में मैम किस तरह से हम बच सकते हैं और इसके क्या रीज़न है, और आपने कुछ इसके बारे में कुछ आप बताइए, कोविड में हम कैसे बच सकते हैं। जी, अगर हम मौसमी जी, आप बहुत अच्छे महीने में आए हैं, क्योंकि अगर मैं कहने जाऊँ तो अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ फीमेल्स मीन्स दो महिलाओं में होने वाले कैंसर का अवेयरनेस मंथ है ये इंटरनेशनली। ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये सबसे महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख में 30 to 35 फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर एनुअली यानी साल में डायग्नोज होता है, और ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास ईयरली डेथ्स हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के कारण जानना चाहें तो उसका जो मुख्य कारण है वो है फीमेल जेंडर इटसेल्फ यानी महिला होना, क्योंकि महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर का एक कारक हार्मोन माना जाता है। दूसरा कारण है बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। खास करके रजोनिवृत्ति जिनकी हो चुकी होती है, पोस्ट मेनोपॉजल लेडी, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन चेंजिंग लाइफस्टाइल और चेंजिंग ट्रेंड्स की वजह से हम आजकल यंग जनरेशन में भी ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ब्रेस्ट कैंसर का, वो है एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे कि नानी जी या मदर या मौसी जी या बहन में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उस महिला को आप जनता की कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसलिए इनको जरूर अपना स्क्रीनिंग करवाना चाहिए कम उम्र से, ऑलमोस्ट 25 की एज से। ओके मैम। दूसरा जो है जो कारण है वो है बच्चा नहीं होना और लंबा हार्मोनल एक्सपोजर होना, जैसे कि मीनार की जल्दी यानी मेंसेस जल्दी शुरू होना और मेंसेस लेट बंद होना, जिसको बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग हार्मोनल एक्सपोजर, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का एक मुख्य कारक माना जाता है। अच्छा मैम, जैसे आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो क्या कुछ आप ऐसा करते हैं? जी, महिलाओं के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पहले हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में सुनते थे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उस तरफ का ब्रेस्ट निकल जाता है, और एक जो बॉडी इमेज को लेकर महिलाओं को पूरी ज़िंदगी एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो रहता था, वो पिछले 20 साल से ट्रीटमेंट में चेंजेस आने की वजह से उनको ये चीज़ से गुजरना नहीं पड़ेगा। अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर यानी स्टेज 1, स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर में, और इवन कई अर्ली स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी के बाद हम ब्रेस्ट को बचाते हुए ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं, जिसमें एक छोटा सा चीरा लगाकर वो ट्यूमर और उसके आसपास के नॉर्मल एरिया को निकाल दिया जाता है, और बगल में एक छोटा सा चीरा लगाकर एक्सिलरी लिम्फ नोड यानी बगल की गुठली निकाली जाती है। अगर हम कंपेयर करें स्तन को निकाल देना और ब्रेस्ट को बचाते हुए ऑपरेशन करना, तो दोनों में सर्वाइवल रिजल्ट्स इक्वल है। इसीलिए हम अभी एक नए ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ चले गए हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट को बचाते हुए ऑपरेशन करना यानी कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी करना। अगर ट्यूमर की साइज बड़ी है तो भी चिंता करने की बात कोई नहीं है, क्योंकि उसमें हम मसल टिश्यू लेकर फ्लैप सर्जरी कर सकते हैं और ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट अगर कम्प्लीटली हमको निकालने की जरूरत पड़ी
तो भी बहुत सुंदर तरीके से या तो सिलिकॉन इम्प्लांट डालकर या मसल फ्लैप को लेकर हम ब्रेस्ट को बना सकते हैं। तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है, जिसकी वजह से महिलाओं को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैम ये आप करती हैं ना? जी, मैं और करती काफ़ी केसेस आप कर चुकी होंगी? जी, पिछले 10 साल से हम ये अच्छा मैम, और जैसे कैंसर हो जाता है तो लोग बिल्कुल डर जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर से डरे नहीं, रादर हम लड़े, हम उनके सर्वाइवर्स को देखें जिन्होंने ये जंग जीत ली है। हमारे कई ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिनका हमने ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट आज से 15 साल पहले किया था, 12 साल पहले किया था, who are leading perfectly normal lives। तो हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। चीज़ों को छुपाने से बेहतर है कि अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि स्तन में गठान आना या स्तन की त्वचा में चेंजेस आना या निप्पल से स्त्राव होना, जैसे कि ब्लड स्टेन डिस्चार्ज या क्लियर फ्लूइड का डिस्चार्ज होना या बगल में गुठली आना, तो उसको हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जरूरत पड़ने से तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और न कि डर के उसको उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। अच्छा मैम, और दूसरा यूट्रस कैंसर है। आजकल सुन रहे हैं कि यूट्रस कैंसर ना हो इसके लिए एक वैक्सीन आ रही है जी, तो क्या मैम ये कितना % सही है कि जो वैक्सीन है वो कितना क्यूरेबल है, कि इसके बाद वो वैक्सीन क्या है, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में बताइए। और मान लीजिए अगर किसी को पता नहीं है और हमारा यूट्रस कैंसर हो गया, तो उसके बाद क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? जी, आप जो बोल रहे हैं, देखिए यूट्रस यानी गर्भाशय, और वैक्सीन जो आया है वो सर्विक्स कैंसर के लिए आया है, यानी गर्भाशय मुख का कैंसर। ओके। बहुत खोज के बाद ये पता चला कि जो सर्विक्स कैंसर है वो एक वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस को हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, मेल टू फीमेल में ये ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो ये कैसे खोज हुई, ये खोज बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने देखा कि जो नन्स होती है, जो चर्च में जो महिलाएं जुड़ी हुई होती है, जो लोग शादी नहीं करती है, तो उनमें ये बीमारी कभी हुई नहीं थी, सर्विक्स कैंसर। और जो महिलाएं सेक्सुअली प्रोएक्टिव थी, प्रोमिस्कस थी, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे, या जो रेड लाइट एरियाज में काम करती है सेक्सुअल वर्कर्स में, इनमें ये बीमारी काफ़ी देखी जाती थी। इसीलिए कहीं ऐसा पता चलने लगा कि इसका एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, और उसकी खोज से पता चला कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका कारक है। तो आजकल ये वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, और ये वायरस एडोलेसेंट फीमेल्स यानी एडोलेसेंट गर्ल्स यानी 9 से 15 साल की उम्र तक में वैक्सीनेशन दिया जाता है। अगर एज 14 साल से कम है तो 2 डोज दिए जाते हैं, और अगर एज 14 साल से ज़्यादा है तो 3 शॉट्स दिए जाते हैं। ओके। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में जैसे PR होता है तो कुछ हार्मोनल मेडिसिन चलती हैं, जैसे अगर मेंस्ट्रुएशन है तो उसके लिए जो है वो टैमोक्सिफेन है, और आफ्टर मेनोपॉज जो है वो लेट्रोजोल है। तो क्या ये यूट्रस कैंसर के बाद भी कोई हार्मोन थेरेपी वगैरह ऐसा देते हैं? जी, यूट्रस कैंसर में भी हार्मोन थेरेपी का रोल है, लेकिन वो जनरली हम अर्ली स्टेज कैंसर में नहीं देते हैं। अर्ली या लोकली एडवांस यानी स्टेज 1 to 3 में जनरली हम नहीं देते हैं। वो एडवांस्ड कैंसर में, उस यूट्रस कैंसर में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर स्टेटस जैसे ब्रेस्ट में किया जाता है, वैसे यूट्राइन कैंसर में भी किया जाता है, और उसमें वो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। आपका काफ़ी मैम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस कोविड के समय भी आप बिल्कुल डटी हुई है कैंसर मुक्त करने के लिए। तो मैं ये चाह रही थी कि आप कुछ कहें कि हम कोविड से किस तरह से, कोविड के समय कैंसर पेशेंट को इम्यूनिटी कैसे बढ़ा पाएंगे, ये आप हमें थोड़ा सा बताएं, ताकि मैं अपने जो पेशेंट है उनको भी मैं कह सकूँ। जी, कोविड टाइम्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है इज, हमको हमेशा वो वर्ड याद रखना है, SMS। फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एक 6 फुट की दूरी हम हमेशा बनाए रखें किसी और से। नंबर 2 इज वेयरिंग मास्क। आज आप देख रहे हो कि मैं अब इवन इंटरव्यू हो रहा है लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रही हूँ, मैं मास्क अपना बिल्कुल उतार नहीं रही हूँ। एंड नंबर 3 इज सैनिटाइजेशन। कहीं से भी हम बाहर से जाते हैं तो घर में जाके हमको नहा लेना चाहिए, कुछ भी टच किया तो हमको अपने हाथ को अच्छी तरह से 40 सेकेंड्स के लिए साबुन लगा कर धोना चाहिए, या सैनिटाइजर यूज़ करके क्लीन करने चाहिए।
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है तो इसमें हमको योग या प्राणायाम या कोई हम मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी हमको पकड़ लेनी चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स 5 to 6 डेज इन अ वीक, जैसे कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, योगा करना है, स्विमिंग है, या घर पे ही ट्रेनर रख के जिम करना है। तो इस टाइप की हमको कोई ना कोई एक्टिविटी, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा है कि हमको डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट जिसको बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। ओके मैम, विटामिन सी वगैरह हम ले सकते हैं? जी, विटामिन सी, कैल्शियम। विटामिन सी और जिंक का काफ़ी रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने में। इवन कोविड टाइम्स में भी जो गवर्नमेंट जो मेडिसिन बांट रही है उसमें विटामिन सी और जिंक की मेडिसिन दी जाती है। ओके मैम। मैम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे सरकार को, या आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर कैंसर ना हो उसके विषय में, या अगर ऐसा हो जाता है तो आप हमारे सरकार को और हमारे पेशेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेशेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो लोग, उनके शरीर में कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि गठान आना या लंबे अरसे से छाला होना, जैसे कि जो ये कैंसर के जो मुख्य लक्षण हैं, मुंह में छाला होना जो कि 3 सप्ताह से ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ में चेंज आना, खाना निगलने में दिक्कत होना, वजन घट जाना जिसका कोई ओबियस कारण नहीं मिल रहा है, स्तन में गठान आना, या कुछ बॉवल ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस आना, जैसे कि कभी कभी अचानक डायरिया हो जाता है, या कभी कब्ज बढ़ती जा रही है, या मल द्वार से खून जा रहा है, या पेशाब मार्ग से खून जा रहा है, तो उन मरीजों को जरूर डॉक्टर को दिखाकर अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करवा के अपनी स्टेजिंग करवा के ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। प्रिवेंशन की बात अगर हम करें तो प्रिवेंशन के लिए जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है कि 50 साल की उम्र के बाद महिला ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस करने के लिए 50 की उम्र के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी करवाना है ब्रेस्ट कैंसर में। सर्विक्स कैंसर की बात करें तो साल में एक बार पैप स्मीयर जांच करवाना है, या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करवानी है, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग करवाना है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 2-3 साल में एक बार ये जांच की है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, साल में एक बार अपना रेक्टल एग्जामिनेशन करवा के प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और उसकी ट्यूमर मार्कर जो होती है स्पेसिफिक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और एक सोनोग्राफी ये करवानी चाहिए। ओवरियन कैंसर के लिए रजोनोवृत्ति के बाद साल में एक बार एक ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी और एक ट्यूमर मार्कर CA-125 करवाना चाहिए। और कोलोरेक्टल कैंसर जो कि 4th नंबर का कैंसर है, कॉमनेस्ट कैंसर है और जो कि कुछ हद तक क्योरेबल कैटेगरी का कैंसर है, उसमें अगर फैमिली हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर की तो उन मरीजों को अपना कोलोनोस्कोपी जांच साल में एक बार आफ्टर द एज ऑफ 50 करवाना चाहिए। और मल में खून जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसके लिए एक फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट साल में एक बार करवाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव गाइडलाइंस है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की तरफ से जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इसीलिए हम स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को इंडिया में प्रमोट नहीं कर पाएंगे। बड़े पॉपुलेशन होने की वजह से उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन हम मरीज को उसके साइन और सिम्टम्स के लिए अवेयर कर सकते हैं ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके, और अर्ली डायग्नोसिस होगा तो क्योर हो पाएगा। कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर से कैसे बचा जाता है, और अगर हो जाए तो किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जय छत्तीसगढ़, जय भारत।